व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं इमरान फ़रूक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमने सीरीज शुरू की थी रिएक्ट जेएस के बारे में। तो आज के वीडियो में हम मॉड्यूल 10 में बात करेंगे, जिसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं विच इज़ वेरी बिगनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल बनाए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसे कि आपको पता है, ये स्लाइड्स हैं जी, हम मॉड्यूल 10 पे हैं और हम प्रोजेक्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। प्रोजेक्ट 1 में हम क्या करेंगे, बेसिकली हम एक ऐप क्रिएट करें इस तरह की। ये काउंटर ऐप है, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ऐड होगा और मैं जब 5 से ऊपर जाने की कोशिश करूँगा तो लिमिट रीच बाय प्रो 4 ग्रेटर देन 5। अगर 5 से ज़्यादा उसने यूज़ करना है तो वो इस काउंटर के लिए उसे प्रो वर्जन इसका करना पड़ेगा बाय, ठीक है जी। और यहाँ से हम इसे रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। देखें, कलर भी इसका चेंज हो गया है और ये देखें फिर दोबारा से ये देखें कलर चेंज, एंड मैं रीस्टार्ट करता हूँ तो ये कलर चेंज होगा। अगर मैं ऐड करता हूँ, रिमूव करता हूँ तो ये हमारा जो है काउंट चेंज होता रहता है। तो हम ये पूरी ऐप तैयार करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, और उसकी CSS भी हमारे पास लिखी हुई है, ठीक है। तो CSS भी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो मेरे साथ साथ आप जो लोग ये ऐप बनाइए और आपकी प्रैक्टिस भी इसके अंदर काफ़ी सारी होगी, जो भी एक कॉन्सेप्ट हमने इस पूरी सीरीज़ में पढ़े हैं। तो चलिए इस ऐप को स्टार्ट करते हैं। तो ये ऐप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने टर्मिनल में। मैं यहाँ टर्मिनल अपना रन करता हूँ एंड यहाँ पर मैं अपनी जो ड्राइव है वो भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी npm क्रिएट वीट एट लेटेस्ट, ठीक है जी। उसके बाद आपने एंटर कर देना है। ये कुछ चीज़ें का पूछेगा यहाँ से आपसे। यहाँ पहले सबसे पहले आपने यस करना है, वो आई करके कह रहा है आपने इसके बाद नाम क्या रखना है। नाम जो है हम रखेंगे जी काउंटर। उसके बाद पूछ रहा है आपने कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना है, क्योंकि हम रिएक्ट पे काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर रिएक्ट यूज़ करेंगे। एंड वो कह रहा है जी आपने टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करनी है, जावास्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट हम आगे जाके यूज़ करेंगे, ठीक है जी। इसके लिए पूरा एक मॉड्यूल होंगे हमारे पास, ठीक है। लेकिन हम यहाँ फ़िलहाल जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। और वो कहता है कि आपका जो है बन चुका है, CD करें आप काउंटर के अंदर, ठीक है जी। और उसके बाद जो है npm इंस्टॉल करें ताकि आपकी डेव डिपेंडेंसीज सारी इंस्टॉल हो जाए। तो मैं इसको पहले अपने रन कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ अपने इसमें विजुअल स्टूडियो कोड में। और यहाँ पर जो है दोस्तों हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड का टर्मिनल यूज़ करेंगे, जो बिल्ट इन टर्मिनल है हमारे पास। एंड यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जी npm इंस्टॉल और उसके बाद एंटर कर देंगे, ठीक है। बेसिकली ये package.json की फ़ाइल है। यहाँ पर हमारी सारी डिपेंडेंसीज पड़ी हुई हैं। वो यहाँ पर दो जो मेन डिपेंडेंसीज हैं वो रिएक्ट है और रिएक्ट डॉम है, और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हैं जो वो सारी डेव डिपेंडेंसीज हैं जो ऑटोमेटिकली हमारा जो ये है सिस्टम इंस्टॉल करेगा, क्योंकि वो इस package.json की फ़ाइल को देखेगा। एंड यहाँ पर देखें ये काम शुरू हो गया हमारा। तो दोस्तों ऐप की जो हमारी सब डिपेंडेंसीज हैं वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। 248 पैकेजेस उसने इंस्टॉल किए हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है सबसे पहले हमारा काम है कि हम अपनी ऐप को थोड़ा क्लीन करें। हमारी जो app.jsx है, यहाँ पर देखें काफ़ी सारा बॉलर ब्रेड कोड है, तो मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं लेता हूँ RAFCE और मैं यहाँ पर नया कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है जी। ये ऐप का कंपोनेंट आ गया हमारे पास। और क्योंकि मुझे एरो फंक्शन का सिंटैक्स पसंद है तो मैं एरो फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपको दूसरा फंक्शन वाला ओल्ड सिंटैक्स पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉरी, हेलो देयर, हेलो रिएक्ट। और ये हमारा जो क्लीन अप हो गया, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, अब वो यहाँ पर ये रहा है कि हमारे पास एक index.html की फ़ाइल है, ठीक है। और उसके अंदर जो है हमारे पास एक डिव है जिसका ID रूट है, ठीक है। लेकिन ये एक एम्प्टी डिव है। अगर ये एम्प्टी डिव है तो देन हमारे पास जो हमारा जो मेन ब्राउज़र में कंटेंट है वो कैसे रेंडर होता है। बेसिकली होता ये है
कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एंड पे स्क्रिप्ट का टैग है और यहाँ पर मेन डॉट JSX की फाइल है, ठीक है। अब मेन डॉट JSX की फाइल में जाएं हम, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि रिएक्ट जो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के ज़रिए से रूट का जो हमारा जो है एलिमेंट उसको सिलेक्ट कर रही है, देन उसके अंदर रेंडर कर रही है हमारे ऐप के कंपोनेंट को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखें डिव का आईडी क्या है हमारे पास इंडेक्स डॉट HTML में रूट, ठीक है। तो वो बेसिकली मेन डॉट JSX में वो सिलेक्ट कर रही, यानी कि रिएक्ट इस वक्त ड्राइविंग सीट पे है, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है और वो जो चाहे वहाँ पर रेंडर कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये हो रहा है। और अगर हमने इस ऐप को रन करना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे npm run dev और एंटर कर देंगे। ये कमांड है, ठीक है जी, ये स्क्रिप्ट है जिसकी वजह से सारा ये रन होता है, ठीक है जी। ये देखें आ गया एंड में यहाँ पर आ गया और ये हमारी ऐप यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ये देखें हेलो रिएक्ट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। ये सेंटर में क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी इसकी CSS जो है पहले से उन्होंने करके रखी हुई है वीट की टीम ने, तो हम उसको डिलीट कर देंगे क्योंकि उसको हमारी ज़रूरत नहीं, हम अपनी CSS सारी लिखेंगे। सो नेक्स्ट जो है अब हमने अपनी ये CSS भी ख़त्म करनी है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सो हम अपनी ऐप में आए, यहाँ पर आकर मैंने ऐप डॉट CSS को भी ख़त्म कर दिया क्योंकि ये हमारी ज़रूरत नहीं है, हम अपनी लिखेंगे। दूसरी चीज़ ये है इंडेक्स डॉट CSX, ये बाय डिफ़ॉल्ट CSS होती है जो कि ग्लोबली मैनेज करती है आपके CSS को, ये किसी कंपोनेंट से रिलेटेड नहीं होती। लेकिन हमें यहाँ पर ये भी नहीं चाहिए तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। एंड नाउ ये अब अच्छा लग रहा है, बस सारा क्लीन अप हो चुका है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेन डॉट JSX में जो है हमारे पास ये इंपोर्ट इवेंट है CSS, लेकिन हमारे पास ये पड़ी नहीं हुई, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर दें वरना एरर आ जाएगा। और अब देखते हैं कि हमारी ऐप में कोई एरर तो नहीं है। सो ये देखें अब रिएक्ट हेलो रिएक्ट ऊपर आ गया और मैं रिफ़्रेश दोबारा किया तो ये बिल्कुल सही काम कर रही है, ठीक है दोस्तों। अब हमने प्रॉपर जो है कंपोनेंट्स की तरफ जाना है कि हमें इस ऐप में कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए और वो कैसे बनेंगे। सो कंपोनेंट्स बनाने से पहले दोस्तों कि हमारा सवाल ये होता है कि क्या जो है हम लोग पूरी ये ऐप अपने जो हमारा रूट कंपोनेंट है जो है ऐप कंपोनेंट, क्या हम उसके अंदर ये सारी ऐप बना सकते हैं? तो जी हाँ, इसका आंसर ये है कि आप बना सकते हैं। तो हम इस अप्रोच को लेके चलेंगे कि पहले हम ऐप के अंदर जो है अपनी सारी ऐप को बना लें, देन मैं आपको बताऊं कि कैसे आपने अपनी ऐप को कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करना है और कैसे एक डेवलपर फैसला लेता है कि कब उसने कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर रेंडर करवाना है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर हम एक डिव रेंडर करवा रहे हैं और इसमें हेलो रिएक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेहतर ये है क्योंकि हमारा जो ऐप का कंपोनेंट है यहाँ पर हमारा मेन कंटेंट आएगा, तो मैं यहाँ पर मेन का टैग लूँगा, इससे ज़रा सिमेंटिक वैल्यू भी बढ़ जाती है और एसईओ के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास इसमें कोई हेडर या फुटर नहीं है ऐप में। सो हमारे पास क्या है, बस एक हमारे पास जी जी देखें जी कार्ड है, ठीक है जी, और कार्ड के अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है जी। सो हम लोग यहाँ पर कार्ड के लिए एक डिव ले लेते हैं, ठीक है जी। सो इस डिव के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, ये हम अपनी जो कंप्लीटेड टैब है वहाँ जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक काउंटर लिखा हुआ आ रहा है, सो इट विल बी ए हेडिंग। सो हम इसे सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है, सो हम यहाँ पर इसको H1 के अंदर ले लेंगे एंड काउंटर, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास क्या आ रही है, वो आ रही है दोस्तों ये काउंट आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, इसको एक पैराग्राफ के टैग के अंदर ले लेते हैं एंड यहाँ पर 0 डाल देते हैं। नेक्स्ट जो है इस कार्ड के अंदर हमारे पास ये बटन आ रहा है रीसेट का। सो यहाँ पर जो है हम एक इस पैराग्राफ के नीचे ले लेते हैं एक बटन और यहाँ पर फ़िलहाल रीसेट, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास यहाँ पर एंड पे 2 बटन आ रहे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। एंड क्योंकि ये 2 बटन एक ही लाइन में है तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक डिव ले लेंगे और उस डिव के अंदर हमारे पास बटन आ जाएगा एक माइनस का और दूसरा जो बटन है हमारे पास आ जाएगा प्लस का, ठीक है जी। और अगर हम यहाँ पर आकर देखें कि हमारी ऐप क्या बनी है, सो कुछ इस तरह की ऐप बनी हुई आ रही जो कि काफ़ी
अगली सी लग रही है, लेकिन इसको हम CSS की मदद से सारा चेंज करेंगे। अब जो है दोस्तों, हमने अपना सारा कोड जो है एक ही कंपोनेंट में सारा लिख लिया है, लेकिन जब हमने ये काम किया तो रिएक्ट का जो एक बहुत मेन जो बनाने का मकसद था वो था कंपोनेंट बेस्ड डिज़ाइन, यानी कि आपने अपनी ऐप को डिफरेंट कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि रिएक्ट जो है बेसिकली फेसबुक की लाइब्रेरी फेसबुक की टीम ने बनाई है, और फेसबुक के जो इस वक्त हैं वो कोई मोर देन 30,000 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर वो भी हमारी तरह अपना सारा कोड एक ही ऐप के कंपोनेंट में लिख देते तो उनके लिए जो है ये कोड पता नहीं कितनी लाइनों में चले जाना था, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी 10,000 लाइन में चले गए, तो 10,000 लाइन में जो है दोस्तों जो है अगर हमने कोई चीज़ चेंज करनी, जैसे कि 10,000 लाइन में हमारे पास रीसेट का बटन है, इसमें कोई इशू आ रहा है तो इसको चेंज करना है, तो पहले हमें सारा कोड पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा रीसेट का बटन कहाँ पर है, फिर देखना पड़ेगा इसका रीसेट का बटन कौन सा अफेक्ट कर रहा है, किस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है और किस वजह से ये काम नहीं कर रहा। क्या अगर हम इसको ठीक करने के लिए जाएंगे तो कोई दूसरी चीज़ तो इफेक्ट नहीं हो जाएगी, कि दूसरा कोड तो कोई अफेक्ट नहीं हो जाएगा। तो इसलिए ही ये रिकमेंड किया गया कि आपको अपनी ऐप को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम एक टीम में काम कर रहे हों और मैं इन सारी ऐप को कंपोनेंट में डिवाइड कर देता हूँ, एक टीम का हिस्सा जो है हमारी टीम के मेंबर्स हैं कुछ, उसको हम कह दें यार आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने रीसेट के बटन पे काम करना है, और मैं जो हूँ खुद एज अ टीम मेंबर काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भी मैंने इन प्लस एंड माइनस के बटन्स पर काम करना है। सो ये क्वाइट इजी हो जाएगा दोनों टीमों के लिए कि वो लहजा अपनी अपनी चीज़ पे काम करते हैं, देन वो उन चीज़ों को मर्ज कर पुश करके और वो अपनी ऐप को रन कर सकें, ठीक है। सो इसलिए ज़रूरी है कि अपनी ऐप को हमेशा हम लोग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लें। कंपोनेंट्स मुराद यही है यहाँ पर कि आपने अपने जो ऐप है उसको छोटे छोटे लॉजिकल यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपकी जो लॉजिक काम कर रही है, आपका जो एज अ प्रोग्रामर ज़हन है उसको देखते हुए आपने अपनी ऐप को छोटे छोटे लॉजिकल यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो अब जो है हम अपनी इस ऐप को डिफरेंट कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास कंपोनेंट बनेगा दोस्तों यहाँ पर H1 का बनेगा, और ये बेसिकली एक टाइटल है। सो हम इसे टाइटल के नाम से इसका कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। सो मैं सोर्स के फोल्डर में आता हूँ, और तरीकेकार ये होता है कि आपने कंपोनेंट्स के नाम से एक नया फोल्डर क्रिएट करना है, देन उसके अंदर आपने ये कंपोनेंट बनाना है। तो मैं यहाँ रखता हूँ टाइटल डॉट JSX, ठीक है जी, और इसके अंदर मैं करता हूँ RAFCE, और यहाँ पर हमारा ये कंपोनेंट तैयार हो गया है। RAFCE की मैंने किया है, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था इस कोर्स के शुरू में कि मैंने एक्सटेंशन की हुई हैं। सो ये वाली एक्सटेंशन आप भी कर लेंगे, देन आपको भी ये फंक्शनैलिटी मिल जाएगी, ठीक है जी, RAFCE वाली। और यहाँ पर हमने ड्यू रिटर्न नहीं करनी, बल्कि हमने क्या रिटर्न करना है, हमने यहाँ पर ये H1 को करना है। सो मैं यहाँ से इसे कट करता हूँ, कट करने के बाद इस डिव की जगह अपना ये H1 रिटर्न कर देता हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपोनेंट होते हैं रिएक्ट JS में वो एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन होते हैं जो कि JSX को रिटर्न करते हैं, ठीक है जी। और ये हमारा हो गया। इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर ये देखें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, यानी कि इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है। एक्सपोर्ट से मुराद ये है कि अब इसको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ टाइटल, लेकिन यहाँ पर देखें ये स्लिंट एरर दे रहा है मेरा कि टाइटल इज़ नॉट डिफाइंड हेयर। तो उससे मुराद ये है कि टाइटल यहाँ डिफाइन नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट तो कर लिया है, लेकिन यहाँ पर इसे यूज़ करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ, और ये इंपोर्ट हो गया, एंड इसे मैं सेव करता हूँ और अपनी देखते हैं ऐप। तो देखिए काउंटर हमारा लिखा हुआ आ रहा है और सेम वैसे ही चल रही, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो है हमारे पास वो है जी हमारे पास ये काउंट। सो इसके लिए भी हम इसको ले जाएंगे इसके सेपरेट कंपोनेंट में। एक चीज़ आपको बताना लाजमी है कि आपका जो आपका कंपोनेंट होता है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए, ये कन्वेंशन है और ये लाजमी भी है, ठीक है जी, वरना बाद दफ़ा रिएक्ट JS इसके एरर देती, ठीक है। फाइल का नाम में अगर आप
इसका जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल डी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन फाइल के अंदर जो हम रिटर्न कर रहे हैं कंपोनेंट उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। सो मैं यहाँ पर काउंट के नाम से एक नया कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, count.jsx, और यहाँ पर मैं करता हूँ RFC, एंड उसके बाद जो है हम लोग वहाँ से काउंट को करते हैं कट करने के बाद जो है दोस्तों हम लोग काउंट में आए और इस div की जगह हमने ये चीज़ रिटर्न कर दी एंड सेव कर दिया। और उसके बाद इसी तरह हम इसे यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद सेव करेंगे एंड चेक करेंगे कि क्या हमारी ऐप जो है वो सही चल रही है या नहीं। सो ये देखें, मैं रिफ़्रेश करके भी दिखा दूँ आपको, तो ये हमारा ये बिल्कुल सही चल रही है। नेक्स्ट जो है अब आगे वाले पार्ट्स हम करते हैं, जैसे कि रीस्टार्ट का बटन और ये दो बटन हमारे, ठीक है। सो हम लोग कोड एडिटर में आने के बाद हमने यहाँ पर कंपोनेंट में क्रिएट किया न्यू कंपोनेंट रीसेट बटन .jsx, और यहाँ पर मैंने RFC किया और ये हमारा आ गया कंपोनेंट। यहाँ से हम ये जो है app.jsx से रीसेट का बटन कट करेंगे और यहाँ पर आकर हम इसकी जगह div की जगह हम बटन को पेस्ट कर देंगे, ठीक है जी। इसी तरह अब ये दोनों बटन एक ही div के अंदर आ रहे हैं तो हम इसका एक ही कंपोनेंट बना सकते हैं। तो इसका कंपोनेंट हम क्या बनाएंगे, उसको बनाने से पहले मैं उसे इंपोर्ट कर लूँ रीसेट बटन को, और उसके बाद जो है यहाँ पर हम कंपोनेंट्स में आकर बनाते हैं जी काउंट बटन्स .jsx, और उसके बाद यहाँ से इसे कट करेंगे, बल्कि कट कर लें पहले एक, और यहाँ पर आकर मैंने RFC किया और इस div की जगह पर हमने अपना जो कोड वहाँ से कट किया है वो हमने यहाँ पेस्ट कर दिया एंड यहाँ से ये ख़त्म कर, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आकर हम काउंट बटन्स देखें, जो मेरा VS कोड का इंटेलिजेंस है वो भी मेरी मदद कर रहा है कि मैंने यहाँ पर ये जो है दोबारा से दिखाता हूँ आपको। ये देखें, मैं अगर यहाँ पर आता हूँ बटन, ये देखें यहाँ पर बता रहा है कि ये आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। और अगर आपकी ऑप्शन ऐसे ना आ रही है देन आप क्या करेंगे, देन आप लोगों ने बेसिकली जो है वो आपने करना ये है यहाँ पर कि आपने कंट्रोल और स्पेस दबाना है, तो आपका देखें ये फिर आ जाएगा ऑटोमेटिकली जो आपकी VS कोड की इंटेलिजेंट है। सो हम यहाँ पर इसे फिर दोबारा से कर दें, ठीक है। तो ये भी एक शॉर्टकट है जिसकी मदद से आप ये जल्दी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी सारी ऐप जो है तकरीबन यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये होता है कि जो हम अब अपनी बनी बनाई ऐप देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं एक कार्ड के अंडर आ रही हैं, ठीक है। एक कार्ड है उसके अंदर सारी चीज़ें ये आ रही हैं। क्या हम इसको भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर जो है इन सब को एक कंपोनेंट में ले रहे हैं जिसका नाम है कार्ड? तो जी हाँ, हम कर सकते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में आए, यहाँ पर आकर मैंने card.jsx और यहाँ पर मैंने RFC, ठीक है जी। यहाँ से मैं ये सारा कट करूँगा, div कट करने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पर जो है हम इस div को कर देंगे पेस्ट एंड ये हो गई हमारी पेस्ट। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले एरर आ रहा है हमारे पास कि हम लोगों ने ये डिफ़ाइन नहीं किए। तो ये डिफ़ाइन कैसे होंगे, इन सब को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं उसी तरह कंट्रोल स्पेस खुआऊँगा, इसके एंड पे तो टाइटल आ गया, काउंट का दबाऊँगा तो काउंट का इंपोर्ट हो जाएगा, और रीसेट बटन और काउंट बटन्स, और इसे मैं सेव कर दूँगा। और यहाँ पर मेरा जो ये सिलेंडर एरर दे रहा है कि आपने इन चीज़ों को यूज़ नहीं किया हुआ, तो हमने यूज़ नहीं किया हुआ तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं ऐसे करके, जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ, ये ऐसे किया, ठीक है। लेकिन इसके और तरीक़ेकार है कि अगर आप हैं विंडोज़ पे तो आप ऑल्ट शिफ्ट और P दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली जितनी भी आपकी अनयूज इंपोर्ट होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये एक टिप है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, कार्ड का जो कंपोनेंट है यहाँ पर हम उसे रेंडर करवा देते हैं एंड सेव किया। सेव करने के बाद जो है यहाँ पर आए हम और ये देखें, मैं ओहो यहाँ नहीं, यहाँ पर, और मैं से रिफ्रेश कर दूँ एक बार,
और ये देखें हमारी ऐप बिल्कुल उसी तरह चल रही है और सारी चीज़ें उसी तरह आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है दोस्तों हमने अब अपनी स्टाइलिंग पे बात करनी है। सॉरी। और स्टाइलिंग के लिए बेसिकली हमने देखना कि अब कौन कौन से तरीक़ेकार यूज़ कर सकते हैं हम टू स्टाइल आवर रिएक्ट ऐप। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है इनलाइन स्टाइलिंग, जो कि बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी टाइटल है, मैं यहाँ टाइटल पे आता हूँ, टाइटल पे आकर मैं यहाँ पर देता हूँ स्टाइल का। ठीक है जी, अब यहाँ पर जैसे हम HTML में करते थे हम ऐसे कर सकते थे कि यहाँ पर हम कहते हैं कलर और रेड। अब मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद जाता हूँ जी अपने ब्राउज़र में, एंड यहाँ पर देखें हमारी ऐप जो है वो क्रैश कर गई है। ये देखें, अब ये क्यों कर रही है ऐसा, जबकि हमने वही तरीक़ेकार लिखा है जो कि होना चाहिए। लेकिन ये इशू इसलिए कर रही है क्योंकि रिएक्ट JS में हम लोग ये HTML नहीं लिख रहे बल्कि ये JSX है। और JSX में जब आप कर्ली ब्रेसेस देते हैं तो इसका मतलब होता है आप जावास्क्रिप्ट मोड में एंटर कर लें, यानी कि आप जहाँ पर जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन दे सकते हैं, कोई जैसे कि ट्रू हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, अरे हो गई। ठीक है जी, सो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जो स्टाइल होता है हमारी जो JSX है उसमें ये एज अ ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो पहले हमने कर्ली ब्रेसेस ली, इसका मतलब हम जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लिखने लगे हैं, देन हम इसमें लेंगे, ठीक है जी, ब्रैकेट्स, और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा। और इसके अंदर जो है हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कलर, और यहाँ पर मैं देता हूँ रेड, एंड सेव करते हैं। सेव करके चेक करते हैं कि क्या हो गया है, और ये देखें हमारा काउंटर जो है रेड में आ चुका है। ये तरीका ये है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये सिंपल, अगर HTML CSS भी लिख रहे हो आप वहाँ पर भी रिकमेंड ये नहीं करते। दूसरा तरीका ये है कि हम सेपरेट फाइल क्रिएट करें इस कंपोनेंट के नाम से, जो कि इस कंपोनेंट की सिर्फ CSS हो। तो हम वो करके देख लेंगे, जैसे कि कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर ही मैं title.css की फ़ाइल बनाता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं h1 टैग को ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं देता हूँ जी कलर ब्लू। ठीक है जी, और उसके बाद जो है मैं आता हूँ जी अपनी JSX में, यहाँ से मैं ये ख़त्म कर देता हूँ स्टाइल। ठीक है जी, और सेव किया। सेव करने के बाद जो है मैं ब्राउज़र में आया, एंड यहाँ पर ब्लैक आ रहा है, ब्लू नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे जो ये टाइटल का कंपोनेंट है उसे पता नहीं कि यहाँ पर कोई CSS आ रही है या नहीं। तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें CSS फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपनी इसमें। तो हम कैसे कर सकते हैं, वो इंपोर्ट ./ यानी कि सेम फोल्डर title.css, एंड सेव किया। सेव करने के बाद जो है हम लोग आए ब्राउज़र में, एंड हमारा ब्लू कलर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि ये तरीक़ेकार तो हमने कर लिया। अगर मैं अपने जो काउंट में जाता हूँ और काउंट में जाकर यहाँ पर भी मैं टाइटल की क्लास यूज़ कर लेता हूँ, यानी कि या फिर इसको मैं H1 कर देता हूँ। बल्कि सबसे पहले हम ये करते हैं कि title.jsx में जो है हम लोग बेसिकली क्लास नेम से चलेंगे। अब यहाँ पर आप क्लास नेम देते हैं, क्लास नहीं दे सकते क्योंकि क्लास जो है रिजर्व कीवर्ड है फॉर जावास्क्रिप्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्लास नेम देना, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ जी टाइटल। ठीक है जी, एंड हमारी जो CSS है यहाँ पर आकर इसको H1 को कर देता हूँ .title। ठीक है जी, और उसके बाद जो है ये अपने पैराग्राफ को भी मैं क्लास नेम दे देता हूँ टाइटल की। अब हमने देखेगा अब कि हमने जो है अपनी CSS सिर्फ यहाँ इंपोर्ट की हुई है और हमें इसको यहीं पे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और कहीं यूज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखें आप, मैं थोड़ी स्क्रीन बड़ी करता हूँ, ये देखें यहाँ पर ये हमारा काउंट भी जो है ब्लू कलर में चले गए। ये ऐसा क्यों है, जबकि हम इसकी जो फाइल है हम सिर्फ कहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ टाइटल में। दोस्तों ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो वीट है बिहाइंड द सीन, जब भी आप कोई CSS देते हैं लिखते हैं तो वो एक बंडल फाइल में कन्वर्ट हो जाती है जिसमें सारी CSS एक साथ ही आ जाती है। ठीक है, और इसलिए जहाँ जहाँ हमने टाइटल की क्लास दी होगी वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो ये भी एक बड़ा बैड सीन है ये, और इसका भी हल है हमारे पास, जो कि हम देखते हैं कि इसको कैसे हल किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें CSS मॉड्यूल्स को यूज़ करना पड़ेगा। उसे कैसे यूज़ करते हैं, बड़ा आसान है कि आप लोगों ने, जैसे कि मैं टाइटल
ये इसका नाम चेंज करता हूँ, टाइटल डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, इस तरह लिखना आपने, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर मैं यहाँ पर आकर इसका नाम चेंज करके मॉड्यूल डॉट सी एस एस कर दूँ एंड सेव करूँ, सेव करने के बाद यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर तो हमारी सारी सी एस एस ख़त्म हो गई है। तो ये क्यों है? ये दोस्तों इसलिए हुआ क्योंकि सी एस एस मॉड्यूल जो हैं वहाँ पर इस तरह इंपोर्ट नहीं किया जाता, बल्कि सी एस एस जो मॉड्यूल है एज अ ऑब्जेक्ट हम इसमें लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम रख देते हैं ऑब्जेक्ट का स्टाइल्स फ्रॉम सी एस एस मॉड्यूल, ठीक है, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम दिस, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने उसमें क्या रखी हुआ क्लास का नेम टाइटल रखा हुआ, तो हम क्या करेंगे स्टाइल्स डॉट टाइटल एंड सेव करेंगे। सेव करने के बाद ब्राउज़र में आएंगे एंड यहाँ पर देखें अब ये ज़ीरो ब्लैक है और काउंटर जो है वो ब्लू हो चुका है, ठीक है। एंड अगर मैं आपको काउंटर दिखाऊं, काउंट में अभी भी टाइटल क्लास लगी हुई है लेकिन वो काम नहीं कर रही, ठीक है दोस्तों। तो ये एक तरीक़ेकार है इसे करने का। इसमें होता बेसिकली क्या है कि आपका जो क्लास नेम है इसको वो यूनिक नंबर दे देता है, यूनिक आईडी दे देता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आऊँ, ये देखें यहाँ पर टाइटल क्या लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ, हाँ हाँ ये ज़्यादा ही हो गया, ये देखें अंडरस्कोर टाइटल अंडरस्कोर और 1BPP3_1, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से सी एस एस मॉड्यूल काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। लेकिन आजकल जो ट्रेंडिंग में चीज़ है जो रिएक्ट के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है वो है टेलविंड सी एस एस, जो कि एक यूटिलिटी फर्स्ट जो है फ्रेमवर्क है फॉर सी एस एस, राइटिंग सी एस एस। हम इस पूरी सीरीज में साथ हम टेलविंड सी एस एस को लेके चलेंगे आगे आने वाले मॉड्यूल्स में, ठीक है दोस्तों। और क्योंकि ये टेलविंड का कोर्स नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर कोर्स बनाऊँ टेलविंड सी एस एस पे, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल होता है कि जो हम लोगों ने अगर ग्लोबल सी एस एस लिखनी हो, जो कि पूरी ऐप के लिए हमें ज़रूरी होती है, पूरी ऐप को हमने रैप करना था, तो उसके लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं इंडेक्स डॉट सी एस एस। नाम आप चाहे जो मर्ज़ी रख लें, जैसे कि इस सोर्स के फोल्डर में बनेगी वो इंडेक्स डॉट सी एस एस, ठीक है जी। और इसके अंदर बेसिकली हम ये करते हैं कि पूरी ओवरऑल जो ऐप है उसके लिए हम काम करें, जैसे कि एचटीएमएल टैग को कोई चेंज करना हो, बॉडी को कोई चेंज करना हो, ठीक है, रूट को कोई चेंज करना हो, तो वहाँ पर हम ये ज़्यादातर इंडेक्स डॉट सी एस एस को यूज़ करते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ से ये टाइटल डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस डाल दूँ, क्योंकि इसको अभी कोई काम नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर ये भी ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ये भी क्लास नेम भी ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है जी। एंड उसके बाद काउंट में भी हम क्लास नेम ख़त्म कर देंगे, सो ताकि हमारी ऐप वापस अपनी असल शक्ल में आ जाए, ठीक है। सो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि इंडेक्स सी एस एस में हम बेसिकली ग्लोबल स्टाइल लिखते हैं जो कि पूरी ऐप को यूज़ करने होते हैं, ठीक है। ये किसी कंपोनेंट के स्पेसिफिक नहीं होते, बल्कि पूरी ऐप के लिए हम इंडेक्स सी एस एस को यूज़ करते हैं। इसका नाम आप कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है रिएक्ट में इसका नाम इंडेक्स डॉट सी एस एस ही रखा जाता है। सो दोस्तों इस मॉड्यूल में जो है हम इंडेक्स डॉट सी एस एस को ही यूज़ करेंगे फॉर दिस ऐप। और इसकी जो सी एस एस है मैंने इसका जिस्ट बना के रखा हुआ है और उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि ये देख लें, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। सो मैं यहाँ से रो पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से मैं सबको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है हम अपनी इंडेक्स डॉट सी एस एस में आते हैं और यहाँ पर आकर पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और जाकर देखते हैं कि इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं कुछ। और यहाँ पर हमारे पास क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इसकी वजह यह है कि हमने अभी इंडेक्स सी एस एस को इम्पोर्ट ही नहीं किया। सो हमें अपनी मेन जो फाइल है जैसे कि मेन डॉट जे एस एक्स, यहाँ पर हमने इसको करना है इम्पोर्ट डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट सी एस एस। सेव किया, सेव करने के बाद दोबारा से आए एंड इम्प्लीमेंट कुछ ना कुछ हो गया हमारा, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा कोई कार्ड शो नहीं कर रहा और ये काउंटर वगैरह भी अजीब सा रहा है। इसकी वजह क्या है कि मैंने इसके अंदर कुछ क्लासेस लिख के रखी हुई हैं। सो इंडेक्स डॉट सी एस एस में आए हम, ठीक है जी। ये बॉडी की आ गई, ठीक है, ये रूट मेन, ठीक है, और ये देखें कार्ड की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
कार्ड डॉट JSX में जाएंगे। यहाँ पर आकर जो हमारी डिव है इसको हम देंगे क्लास नेम और यहाँ पर हम दे देंगे कार्ड एंड लेट्स सी, और ये कार्ड हमारा क्रिएट हो गया। उसके बाद जो है हमारा जो काउंटर है टाइटल, तो हमने इसको क्लास दी थी आई थिंक या नहीं, तो यहाँ पर आकर मैं क्लास नेम दे दूँगा टाइटल नाउ, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर देना है बेसिकली जो हमारा काउंट है। सो यहाँ पर हम जो है इसकी क्लास आई थिंक काउंट है, काउंट क्लास दी एंड काउंट भी हमारा आ गया, ठीक है। उसके बाद ये रीसेट का बटन है एंड रीसेट का बटन की क्लास क्या थी मैं देख लूँ एक बार, index.css एंड यहाँ पर रीसेट, हाँ जी ये रीसेट BTN रखा हुआ मैंने। सो इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है हम लोग यहाँ पर आए और बटन पे आकर क्लास नेम रीसेट बटन एंड ये हो गया है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर आइकन यूज़ किए हैं हमने पहले, तो हम आइकन भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल हम यही रहने देते हैं। आइकन यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फिर हमें थर्ड पार्टी जो लाइब्रेरी है इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, वो हम आगे जाके करेंगे। एंड उसके बाद जो है हमारे पास ये काउंट के बटन आए थे हैं, तो इसकी मेन डिव के लिए क्या था जी हमारे पास index.css और काउंट एक तो काउंट बटन हो गया, ये बटन कंटेनर ये क्लास है, ठीक है जी हमारी। सो यहाँ पर जो है इसे मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद जो है हमारा जो काउंट बटन है यहाँ पर आकर क्लास नेम और यहाँ पर बटन कंटेनर और ये आ गया जी हमारे बटन्स। लेकिन यहाँ पर ये शो हो रहे हैं लेकिन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमने इनको भी क्लासेस देनी है। सो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर जो है index.css और ये है जी काउंट बटन के नाम से क्लास है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर इन दोनों को सिलेक्ट करके मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं आप। आल्ट दबाकर आपने और जहाँ पर आपने सेलेक्ट करना वहाँ पर आपने क्लिक करना, ठीक है, तो मल्टीपल सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए क्लास नेम क्योंकि दोनों के लिए एक ही क्लास है एंड ये आ गया जी हमारे पास। लेकिन अभी भी हमारे पास वो आइकन वगैरह नहीं आए, सो हमें ये आइकन भी चाहिए होंगे। तो ये हमारा तकरीबन काम हो चुका है। अब जो है हमने आइकन वगैरह वो देखना है कि आइकन हमें कौन कौन से चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आइकन के लिए जो है हम एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे जिसका नाम है रिएक्ट आइकन्स। सो हम देखते हैं ब्राउज़र में जाकर क्या है और इसे कैसे यूज़ करना है। सो हम यहाँ पर लिखते हैं रिएक्ट आइकन्स और एंटर कर देंगे एंड सबसे पहला पेज हमारे पास आ जाएगा रिएक्ट आइकन का। इस पर हमने क्लिक करना है एंड इसको यूज़ कैसे करना है उसके लिए हमें पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा जैसे उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है जी, रिएक्ट आइकन्स। सो आप लोग npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स ये देखें और मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं एक सेकंड टर्मिनल ऑन करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और ये हमारे आइकन्स स्टार्ट हो गए होना। उसके बाद जो है हमने सबसे पहले चाहिए जो आइकन हमें चाहिए वो है जी हमारे पास रीसेट एंड ये आ गया जी हमारे पास रीसेट का बटन यानी कि आइकन। सो हमें यहाँ पर इसे क्लिक करना पड़ेगा एंड इसको इस तरह यूज़ करते उन्होंने सारा बताया हुआ है क्योंकि एज आ कंपोनेंट है ये, तो हम इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और कॉपी किया फिर यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद जो है हम अपने क्योंकि आइकन हमारे हो गए हैं एंड उसके बाद हम जाते हैं अपने रीसेट बटन में और यहाँ पर आकर इस रीसेट की जगह ये हम बटन ले लेते हैं एंड सबसे पहले इसकी इंपोर्ट स्टेटमेंट दे दें हम, ठीक है जी। और यहाँ पर हम इसे यूज़ करेंगे rx रीसेट, ठीक है जी। और इसको हम जैसे कंपोनेंट को क्लोज करते हैं वैसे इसे क्लोज कर देंगे और हमने इसे देनी है क्लास रीसेट btn डैश आइकन। सेव किया
एंड सेव करने के बाद हम आए अपने ब्राउज़र में एंड और ये देखिए हमारा आइकन का बटन आ चुका है। ठीक है, अब हमने ऐड का बटन और माइनस का आइकन लेना है, तो हम यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर हम सर्च करते हैं जी ऐड, और ऐड का आइकन ये है, ये ले लें या ये ले लें। ठीक है जी, सो हम ये वाला ले लेते हैं एंड यहाँ पर आकर इसकी इंपोर्ट स्टेटमेंट पे क्लिक किया और यहाँ पर आए काउंट बटन्स और यहाँ पर इसको मैंने किया इंपोर्ट सबसे पहले एंड उसके बाद यहाँ पर हम ऐड का ले लेते हैं जी। यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हमने लिया ये और उसके बाद यहाँ पर इसे हमने क्लोज कर दिया और उसके बाद जो हमें माइनस का चाहिए, सो हम लोग यहाँ पर आकर माइनस एंड माइनस का ये आ गया हमारे पास। इस पर क्लिक किया, ये थोड़ा थिक लग रहा है, ये वाला ले लेते हैं एंड यहाँ पर हमने इंपोर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर आकर हमने इसे कर दिया पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पर FA माइनस देना है। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमने इसे दे दिया और सेल्फ क्लोज किया और सेव किया और ये ऑटोमेटिकली फिर आ गया। उसके बाद हमने इसके जो है यहाँ पर देने हैं क्लास नेम्स। सो यहाँ पर मैंने मल्टीपल सिलेक्शन की, जैसे मैंने पहले बताया था, आल्ट दबाकर आपने माउस से क्लिक करना है तो आप मल्टीपल सिलेक्शन ऑन हो जाती है आपकी। एंड यहाँ पर जो है हमारे पास आ जाएगा काउंट BTN डैश आइकन। सेव किया, सेव करने के बाद हमारे अपने ब्राउज़र में एंड ये देखें जी हमारा बेहतरीन सा काम हो गया है। लेकिन अभी हमारी सिर्फ UI तैयार हुई है, आगे हमारी जो लॉजिक है इस पर क्लिक करें या इस पर क्लिक करें या इस पर क्लिक करें, कुछ भी नहीं हो रहा। तो हमें अपनी लॉजिक्स पे अब काम करना है। ठीक है दोस्तों, सो लॉजिक पे काम करने के लिए सॉरी, सबसे पहले जो है हमें जो है हमारा जो काउंट है इसको डायनामिक वैल्यू देनी पड़ेगी। ये अभी फिक्स वैल्यू है, ठीक है, स्टैटिक वैल्यू है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं एक लेट काउंट इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर जो है हम काउंट की वैल्यू दे देते हैं। और आपको पता है कि JSX में जब भी आपने कोई जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन देना होता है तो आपने कर्ली ब्रेसेस में लेना। जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन होता है जो भी आपकी वैल्यू होती है इस इक्वल के राइट साइड पे, उसे आप जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर काउंट ले लेते हैं। ठीक है जी, एंड सेव किया और चेक करते हैं कि चेंज हुआ या नहीं। सो चेंज तो भाई हमारा हो गया है दोस्तों। ठीक है जी, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर हम ऑन क्लिक पे क्लिक करें तो इस पे काउंट पे तो काउंट इंक्रीज़ हो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक इवेंट हैंडलर दे सकते हैं ऑन क्लिक के नाम से। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एरो फंक्शन पास करता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ कि भाई काउंट प्लस प्लस काउंट प्लस प्लस ये कर सकते हो। इसका मतलब ये इंक्रीमेंट हो गया, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, दोनों एक ही बात है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आकर इसे एक बार रिफ्रेश कर लिया और मैं इसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक मैंने किया लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इसकी क्या वजह है, जबकि अगर मैं इस काउंट को कंसोल लॉग करवाऊँ, कंसोल लॉग काउंट, एंड मैं जाकर चेक करूँ अपनी ऐप में और यहाँ पर मैं आया कंसोल में, तो यहाँ पर अभी इसकी वैल्यू 5 है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फिर भी चेंज नहीं हो रही। ये क्यों नहीं हो रहा, हमारा कंसोल लॉग क्यों नहीं शो कर रहा दोस्तों? रिएक्ट में रिएक्ट का एक चीज़ है कि रिएक्ट जो है बेसिकली जब भी आप कोई वेरिएबल वगैरह खुद चेंज करते हैं, डायरेक्टली मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो उसे चेंज नहीं कर पाता। वो क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि जब जो रिएक्ट है एक बार ये काउंट का कंपोनेंट सारा रेंडर कर देगा, ये जो फंक्शन हमने कॉल किया हुआ है कर देगा, उसे वो दोबारा से री रेंडर नहीं करेगा। तो री रेंडर वो कैसे करेगा, क्योंकि रिएक्ट के लिए लाजमी है कि रिएक्ट री रेंडर करे, देन वो आपको जो है अपडेटेड वैल्यू शो करता है। तो उसके लिए जो है हमें यूज स्टेट हुक यूज़ करनी पड़ेगी, जिसकी मदद से हम इस
काउंट को रीरेंडर करवा सकते हैं, यानी कि इस कंपोनेंट को। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, इनसे सारों को ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ जी कॉन्स्ट अरे काउंट और सेट काउंट यूज स्टेट, और यहाँ पर इसकी वैल्यू में ले लेता हूँ 5, ठीक है जी। और यहाँ पर भी देखें, अभी वो एरर दे रहा है, कह रहा है कि आप ये काउंट को इसकी वैल्यू नहीं चेंज कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है। अच्छा जी, नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, इसको मैं लेट पर ले लेता हूँ, ठीक है जी। लेट ले लिया मैंने यहाँ पर, और दूसरा मैंने इसे इंपोर्ट करना है यूज स्टेट को, क्योंकि ये रिएक्ट की अपनी हुक है, ठीक है जी। और मैं सेव करता हूँ क्योंकि मैंने अब तो इसका स्टेट कनेक्ट कर दिया इसके साथ। अब देखते हैं क्या ये हमारा होता है रीरेंडर। तो मैंने क्लिक किया, कुछ भी नहीं हो रहा। एंड यहाँ पर भी मैं आऊँगा तो यहाँ पर 5 ही लिखा हुआ आ रहा है। दोबारा से क्लिक करता हूँ, फिर भी रेंडर नहीं हो रहा, रीरेंडर नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि रिएक्ट जो है अभी भी वो उसको पता नहीं चल रहा कि इसको रीरेंडर करना है। रीरेंडर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमें सेकंड फंक्शन मिलता है जिससे हम सेटर फंक्शन कहते हैं, स्टेट सेटर फंक्शन, उसकी मदद से हम अपने कंपोनेंट को रीरेंडर कर सकते हैं। रिएक्ट को बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ चेंज हो रही है, तो आपने इसकी बेस पे इसे रीरेंडर करना है, इस पूरे कंपोनेंट को। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आए, इसे ख़त्म किया, सेट काउंट, ठीक है जी, और काउंट प्लस 1 सेव किया। सेव करने के बाद जो है हम यहाँ पर आए, इसे मैंने किया रिफ्रेश, और यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये चेंज हो रही है वैल्यू। अब दोबारा से क्लिक करूँगा, फिर चेंज हो रही है वैल्यू। ये क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा ये कंपोनेंट रीरेंडर कर रहा है। अब ये मुझे कैसे पता लगा? अभी आपको मैं प्रूफ भी कर देता हूँ कि अगर मैं यहाँ से फिर कौन सा लॉग लूँ, काउंट इज रेंडरिंग, ठीक है जी। इसे सेव किया मैंने, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं दोबारा से क्या करता हूँ कि ये जो है इस सारे को ख़त्म कर देता हूँ, बल्कि मैं इसे यहाँ पर ये कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा से जो है यहाँ पर ले लेता हूँ लेट काउंट, और यहाँ पर मैं फिर इज़ इक्वल टू 5, और यहाँ पर सेट काउंट को भी मैं भी फ़िलहाल छोड़ देता हूँ। एंड यहाँ पर हम फिर उसी तरह काउंट को इज़ इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है। सेव किया, सेव करने के बाद दोबारा यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखें, मैंने दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। ये मैं रीरेंडर करूँगा इसे, पहली दफ़ा रेंडर हुआ तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, काउंट इज़ रेंडरिंग, काउंट इज़ रेंडरिंग। अब ये 2 दफ़ा क्यों लिखा हुआ है, ये भी एक इशू है। ये इशू ये बेसिकली इशू नहीं है, ये रिएक्ट का जो स्ट्रिक्ट मोड है, क्योंकि हमने अपनी ऐप को, जब आप main.jsx में जाएंगे तो इसे हमने स्ट्रिक्ट मोड में किया हुआ है रेंडर। अगर मैं यहाँ से स्ट्रिक्ट मोड ख़त्म कर दूँ एंड देन सेव करूँ, सेव करने के बाद दोबारा से ब्राउज़र में आऊँ तो यहाँ पर काउंट एक दफ़ा रेंडर हुआ है। मैं दोबारा से अपनी न्यूज़ जैसे करूँ तो ये एक दफ़ा रेंडर हुआ है। बेसिकली स्ट्रिक्ट मोड जो है ये इंश्योर करता है कि डेवलपमेंट में अगर कोई रिएक्ट में कोई इशू आ रहा हो, रिएक्ट में कोई रिएक्ट से रिलेटेड बग आ रहा हो, देन वो उसे टैकल कर ले, एल्स वो टैकल नहीं कर पाता, ठीक है। लेकिन जब आप ये वेब ऐप को डिप्लॉय करते हैं कहीं पे, तो देन आपका जो है काउंट, यानी कि जो आपकी जो ऐप है वो सिंगल टाइम ही रन करती है, ठीक है जी। ये सिर्फ डेवलपमेंट मोड के लिए, ठीक है, तो इसलिए कर रही है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर अब हम इसको करके देखते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और तो यहाँ पर कोई दोबारा से काउंट ही रीरेंडरिंग नहीं लिखा हुआ आ रहा। क्लिक किया, कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हो कि हमारा जो ये कंपोनेंट है रीरेंडर नहीं कर रहा, तो हमें बैक उसी पे जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आकर मैं इसे कर देता हूँ अनकमेंट, और इसको भी मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट एंड सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर आए और मैंने यहाँ पर आकर अब मैं क्लिक करूँगा तो ये रीरेंडर हुआ काउंट, दोबारा क्लिक करूँगा तो ये फिर रीरेंडर हुआ, ठीक है। इसका मतलब रीरेंडर का काम कर रहा है, इसी वजह से हमारा ये काउंट जो है वो की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था यूज स्टेट का, और मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, और बस ये था, ठीक है जी। और अब नेक्स्ट जो है हमने इसकी लॉजिक लगानी, क्योंकि हमने तो ये नहीं करना, हमने ये करना है कि भाई अगर वो इस पर क्लिक करे तो ये काउंट इंक्रीज़ हो, अगर इस पर क्लिक करे तो ये काउंट डिक्रीज़ हो। लेकिन यहाँ पर अभी वो
फंक्शनैलिटी ऐड हमसे नहीं हुई। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इन बटन पे काम स्टार्ट करते हैं कि इनको भी हमने करना है कि ताकि इस पर क्लिक करें या इस पर क्लिक करें तो वो अपना काम करें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो इशू हमारे पास ये है कि जो हमारा स्टेट है वो हमारे पास पड़ा हुआ है हमारे काउंट के कंपोनेंट में। लेकिन जब हम जाते हैं अपने code.jsx में तो अब जो हमारा सेटर फंक्शन है यानी कि सेट काउंट वाला, हमें वो चाहिए होगा कि हमें ये वाला फंक्शन हमें हमारे काउंट बटन में चाहिए। लेकिन यहाँ इशू ये है कि स्टेट हमारा पड़ा हुआ है काउंट में और काउंट बटन्स भी इसके साइड में पड़े हुए हैं, यानी कि दोनों काउंट और काउंट बटन्स सिबलिंग्स हैं। ठीक है, और रिएक्ट का इशू ये है कि रिएक्ट कहती है कि आप सिबलिंग्स में डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एक दूसरे को। जब कोई दो कंपोनेंट्स एक ही लेवल पे हों तो दोनों को आप एक दूसरे से डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सो अब यहाँ पर सवाल होता है कि अब क्या किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसका नाम है लिफ्टिंग द स्टेट अप। लिफ्टिंग द स्टेट अप ये कहता है कि जब कोई दो सिबलिंग में आपने डाटा शेयर करना हो और किसी एक में डाटा पड़ा, एक में आपका कोई स्टेट पड़ा हो, तो देन आप क्या करें, उन दोनों जो सिबलिंग है उनका जो पॉसिबल नियरेस्ट पेरेंट है आप स्टेट को उठाकर उसमें ले जाएं, यानी कि लिफ्ट कर कर उसमें ले आएँ। तो अब देखें ये काउंट और काउंट बटन्स, ठीक है, इन दोनों का जो पॉसिबल पेरेंट है वो क्या है, वो है कार्ड। ठीक है जी, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से काउंट से इसे उठाएं और यहाँ से मैं इसे कट करूँ। कट करने के बाद जो है मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ले आऊँ और यहाँ से मैं इसे यूज स्टेट इसकी गेट कर लूँ रिएक्ट से। ठीक है जी, अब आपको पता है कि हम अपने फंक्शनल कंपोनेंट्स को आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं जो कि रिएक्ट की लैंग्वेज में कहलाते हैं प्रॉप्स। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर जो हमारा काउंट वाला कंपोनेंट है यहाँ पर हमें काउंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, काउंट कैसे पास करेंगे हमसे यहाँ पर दोस्तों, हम इस तरह करेंगे कि हम जो है ये काउंट जो है इसको उठाकर पास कर देंगे अपने काउंट को एज अ काउंट। ठीक है जी, सो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ काउंट इज इक्वल टू काउंट। ठीक है जी, एंड उसके बाद जो है मैं काउंट में आता हूँ और यहाँ पर आगे सबसे पहले जो है मैं ये फंक्शन ख़त्म कर दूँ क्योंकि यहाँ पर नहीं चाहिए, इस पर हमें ऑन क्लिक नहीं चाहिए। एंड यहाँ ये ख़त्म हुआ। ठीक है जी, यहाँ पर आया मैं और यहाँ पर आकर प्रॉप्स को फ़ौरन ही डी स्ट्रक्चर मैंने कर लिया एज अ काउंट और यहाँ पर मैंने इसे वैल्यू दे दी। लेकिन यहाँ पर देखें अभी एरर एक ESLint एक एरर दे रहा है, काउंट इज़ मिसिंग इन प्रॉप्स वैलिडेशन। अब यहाँ पर ESLint का एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि वो बिहाइंड द सीन प्रॉप टाइप यूज़ कर रहा है, वो आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अब वो यूज़ ही नहीं होते, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट ने अब काफ़ी सारा काम आसान कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ESLint config.js में आकर जो है हम लोग यहाँ पर आएंगे, ये रूल्स जो है यहाँ पर हमारे पास, इस रूल के नीचे आकर हम जो है react स्लैश prop टाइप्स और इसको हम ऑफ कर देंगे। ठीक है जी, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारा एरर जो है यहाँ पर अभी ये देखिए ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमने काउंट इसे पास कर दिया और काउंट जो है हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है जी, अब दूसरी चीज़ ये है कि हमें जो है फंक्शन चाहिए सेट काउंट का काउंट बटन में। तो हम इसी तरह इसको क्या करेंगे, इसको हम उठा कर ले जाएंगे यहाँ पर एज अ प्रॉप पास कर देंगे सेट काउंट इज इक्वल टू सेट काउंट, ये पास कर दिया। काउंट्स के काउंट बटन में आए। ठीक है जी, सबसे पहले हम लेते हैं ऐड वाले पे। तो ऐड वाले पे हमने क्या करना है, यहाँ पर आकर हम करते हैं जी, यहाँ पर पहले डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं फंक्शन को। सो सेट काउंट, ठीक है जी, और उसके बाद जो है यहाँ पर आकर मैं लेता हूँ ऑन क्लिक, यहाँ पर एक एरो फंक्शन हमने पास किया है एनोनिमस, और यहाँ पर मैं करता हूँ सेट काउंट और यहाँ पर मैं करता हूँ काउंट
+1, लेकिन यहाँ पर भी एरर आ रहा है एक। वो कह रहा है काउंट तो आपके पास यहाँ पर डिफाइन ही कहीं नहीं है। अब इसके दो हल हैं, एक है जो जो बिगनर लेवल के डेवलपर करते हैं और एक है जो सीनियर लेवल के डेवलपर कर सकते हैं, ठीक है जी, या इंटरमीडिएट लेवल के। नंबर 1 क्या है बिगनर लेवल के लिए? बिगनर लेवल के लिए ये है कि आप ये काउंट जो है इसको यहाँ पर पास कर दें एज अ प्रॉप, ठीक है जी, ये आप लोग कर सकते हैं। सेकंड चीज़ जो है जो इंटरमीडिएट लेवल या एडवांस लेवल डेवलपर के लिए है, वो दोस्तों ये है कि आपका जो ये फंक्शन है सेट काउंट वाला, जो सेटर फंक्शन होता है, उसको आप एक एरो फंक्शन पास कर सकते हैं, ठीक है जी, और वहाँ पर आपको प्रीवियस या फिर जो भी आप नाम रखना चाहें तो आप काउंट भी नाम रख सकते हैं, स्टेट मिल जाता है जो आपका पहले से डिफाइंड स्टेट है। तो आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर करते हैं आप काउंट +1। अब यहाँ कोई एरर नहीं दिया क्योंकि ये पहले से ही इस फंक्शन के ज़रिए जब आप देते हैं तो आपको ये प्रीवियस स्टेट मिल जाता है और वो कोई एरर नहीं देता, ठीक है। ये ज़रा थोड़ा सा एडवांस लेवल या फिर इंटरमीडिएट लेवल के लिए टेक्निक है ये। और ये भी याद रखिएगा कि सबसे ऑप्टिमल वे ये होता है कि इस तरह से आप अपने स्टेट को अपडेट करें। ये रिकमेंडेड है बाय द कोर टीम ऑफ रिएक्ट, ठीक है जी। सो हम लोग अभी इस तरह ही कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम सेव करें, सेव करने के बाद जो है यहाँ पर आए, क्लिक किया, ये देखें जी काम शुरू हो गया हमारा, ठीक है जी। इसी तरह दोस्तों अब ये है कि हम यहाँ पर इसी को कॉपी करते हैं फंक्शन को और हम माइनस वाला कर लेंगे क्योंकि सिर्फ हमने वहाँ पर माइनस लगाना है, ठीक है। सेटर फंक्शन आपने याद रखना है कि तरीका ये है जो रिकमेंडेड है, ठीक है जी। और इसे सेव किया, ठीक है जी। और मैं माइनस करूँ अगर तो माइनस हो रहा है, ठीक है जी, और प्लस करूँ तो ये प्लस हो रहा है। तो ये वाली फंक्शनैलिटी हमारी हो गई है और आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ भी आ गई होगी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर फिर भी कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जो है हमने अपने रीस्टार्ट के बटन पे काम करना है क्योंकि अगर मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूँ एंड मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा रीसेट नहीं हो रहा, ये आके 0 पे काउंटर हमारा चलना चाहिए, रीसेट हो गया, ठीक है। सो हम अब जो है जाते हैं यहाँ पर और हमारा जो रीसेट का बटन है, ठीक है जी, रीसेट का बटन ये है हमारे पास, लेकिन ये हमारा पड़ा कहाँ हुआ है, ये कार्ड के अंदर पड़ा हुआ है सॉरी। हम क्या कर सकते हैं उसी तरह इस सेट काउंट को एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं अपने सेट काउंट इज इक्वल टू सेट काउंट, ठीक है जी। और उसके बाद इसको वहाँ जब रीसेट बटन में कैच कर लेंगे एंड यहाँ पर आगे कैच किया और इसको मैंने फ़ौरन ही डीस्ट्रक्चर कर लिया क्योंकि इसको दो तरीके होते हैं, या तो आप ऐसा प्रॉप्स लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर आकर देना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट सेट काउंट, ठीक है जी। लेकिन मुझे डीस्ट्रक्टिंग वाला तरीका पसंद है, सो यहाँ पर आकर मैं पहले ही इमीडिएटली सेट काउंट को डीस्ट्रक्चर कर लिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद जो है हमने इस पे ऑन क्लिक पे लेना है, तो हम यहाँ पर ऑन क्लिक लेते हैं एंड ऑन क्लिक पे हम इनॉर्मस फंक्शन पास करेंगे, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली पास नहीं कर सकते, अगर हम सेट काउंट यहाँ पर डायरेक्टली जो है हम कर लेंगे तो जब भी हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा तो ये सेट काउंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा कॉल्ड, जो कि हमारे इनफिनिट लूप में जा सकता है, ठीक है। यानी कि ऐप हमारी बार बार रीरेंडर करती जाएगी और हमारी ऐप क्रैश हो सकती है। सो दिस इज़ नॉट द राइट वे। यहाँ पर हमने एक इनॉर्मस एरो फंक्शन देना और उसके बाद सेट काउंट, ठीक है जी, और यहाँ पर मैं इसको सिंपली 0 कर देता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि इसमें हमें प्रीवियस के लिए फंक्शन देने की ज़रूरत कोई नहीं काउंट का, ठीक है। एंड सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद यहाँ पर आया और मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड ये 0 पे चलेगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट हो गई 90% तैयार। अब जो नेक्स्ट जो लास्ट काम है हमने वो बेसिकली जब हमारा 4 से ऊपर जाए यानी कि 5 पे आ जाए दैन हमने यहाँ पर लिमिट लगानी है, ठीक है। तो हमने शो कराना है बेस्ड ऑन द कंडीशन, ठीक है। तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे करेंगे अब। तो चलिए दोस्तों ये फंक्शनलिटी ऐड करते हैं। अगर हम 5 पे आ जाएँ, काउंट 5 हो जाए, तो यहाँ पर जो है हमारा ये काउंटर ऊपर चेंज हो जाए, यहाँ लिखा हुआ आ जाए लिमिट, ठीक है, ये लिमिट वगैरह लिखा हुआ आ जाए। तो हम जो है इसके लिए कोड एडिटर में जाते हैं और यहाँ पर आकर जो है हमारा कार्ड का कंपोनेंट, क्योंकि स्टेट हमारा यहाँ पड़ा हुआ है,
तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लिखते हैं इज़ रीच लिमिट, जो कि बेसिकली एक बुलियन होगा, और हम कहते हैं कि इफ़ काउंट इज इक्वल टू 5, देन क्या करना है, देन इसे ट्रू कर दे, एल्स फॉल्स कर दे। ठीक है, कि अगर काउंट 5 हो तो ट्रू हो जाए, एल्स फॉल्स हो जाए। अब ये जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, इसका क्या करेंगे, हम इसे हम पास कर देंगे हमारे जो है ये काउंट वाला, ये टाइटल, सॉरी काउंट नहीं, टाइटल में करेंगे, क्योंकि टाइटल में हमारे पास ये पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ पर आकर इज़ रीच लिमिट, ये मैंने यहाँ से बात कर दिया, अब इसे हमने गेट करना है। सो हम यहाँ पर आकर गेट कर लेते हैं, डी स्ट्रक्चर करते हैं इज़ रीच लिमिट, एंड यहाँ पर जो है बेस्ड ऑन दैट बुलियन वैल्यू हम यहाँ पर रेंडर करवाएंगे। अगर हम देखते हैं इज़ रीच लिमिट ट्रू है, देन मैंने यहाँ पर क्या रेंडर करवाना है, देन हमने रेंडर करवाना है you have used all the counts। ठीक है जी, एंड एल्स केस में हमने क्या, एल्स यहाँ पर हमने काउंट शो कराना है। इसे आप टर्नरी भी कहते हैं। ठीक है, टर्नरी जो ऑपरेटर होता है वो काफ़ी सारा यूज, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है बेसिकली, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आप इफ स्टेटमेंट से यूज़ करना चाहें। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर इस रीड लिमिट है ट्रू, यहाँ क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि ट्रू है, तो देन ट्रू के केस में हमने ये रेंडर करना है, और अगर यहाँ पर ये कॉलन है इसके बाद जो है ये फॉल्स के केस में रेंडर होगा। ठीक है, और मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जो है यहाँ पर आया हम, और यहाँ पर लिखा हुआ आगे दे लें, यू हैव यूज ऑल योर द काउंट्स। ठीक है जी, और यहाँ पर जो है काउंट्स, हाँ ठीक है, और अगर मैं ऐसे यहाँ से करता हूँ तो ये देखें हमारा ये काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आया तो ये 5 पे आके ये रुक गया। ठीक है जी, और दूसरा चीज़ ये है यहाँ पर कि अगर आप चाहें तो इन दोनों बटन्स को, यानी कि प्लस के बटन को या माइनस के बटन को डिसेबल्ड भी कर सकते हैं जब आपकी लिमिट 5 पे हो जाए। तो आप लोगों को ये काम खुद करना है। अगर आपसे नहीं होगा तो आपने कमेंट में नीचे मुझे बताना है, देन मैं आपको इसका सलूशन भी दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अपने इस मॉड्यूल को समराइज़ करते हैं। इस मॉड्यूल में बेसिकली हमने एक बेसिक ऐप बनाई है बिगिनर फ्रेंडली, जिसमें हमने वो सारे कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं जो कि हमने इस पूरी सीरीज़ में अभी तक सीखे हैं। ठीक है जी, और इसमें जो सेकंड चीज़ जो है हमारे पास ये है कि हमने ये देखा कि हम रिएक्ट ऐप को किन किन तरीक़ों से स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप इनलाइन स्टाइलिंग कर सकते हैं विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, और हम लोग लेज़र से CSS फाइल बना सकते हैं फॉर एवरी कंपोनेंट, और एक हमने ये ग्लोबल CSS देखी, और साथ हमने ये भी देखा कि CSS मॉड्यूल कैसे यूज़ होते हैं और उसका क्या बेनिफिट है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो है ये ऐप हमारी अब कंप्लीट है, और इस मॉड्यूल में हमारा ये वाला काम हो गया है। अब नेक्स्ट मॉड्यूल में हम एक और ऐप बनाएंगे जिसपे हम और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हमारे सारे वो हम उसमें इंटीग्रेट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।